नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको समय चक्र में कुछ पीछे ले चलते हैं। आप याद करें, 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान हो या फिर 1999 में ओडिशा की सुपर साइक्लोन, जिनकी वजह से बड़ी तबाही मची, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी। और इसकी तुलना कीजिए बीते कुछ वर्षों से, जहां देश में कितने ही बड़े बड़े साइक्लोन आए, आपदाएं आई, लेकिन ज्यादातर में हम जनहानि को जीरो या मिनिमल करने में सफल हुए। और इन सफलताओं की बड़ी भूमिका है मौसम विभाग की। आज हम भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के 150 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आईएमडी के ये 150 वर्ष केवल भारतीय मौसम ही नहीं, बल्कि हमारे देश में आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी की भी एक गौरवशाली यात्रा है। और इसी के तहत पीएम ने आज लॉन्च किया मिशन मौसम। क्या है ये मिशन और क्या है इसके पीछे की सोच, इसी पर आधारित है हमारी आज की चर्चा भी। तो अगर हम मिशन मौसम की बात बताएं और इसमें जो आईएमडी का विजन है 2047 उसकी बात बताएं, तो ये बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये भविष्य के लिए एक रोड मैप है। किस तरह से रोड मैप है? भारत की मौसम और जलवायु सेवाओं को मजबूत करने का एक बड़ा रोड मैप है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सार्वजनिक और निजी भागीदारी की, तो इसमें बड़ी वृद्धि की संभावना है और इसे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मौसम और जलवायु विज्ञान में विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। और इसके लिए क्या किया जाएगा? निजी क्षेत्र की संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं और शिक्षाविदों के साथ सहयोग को बढ़ाया जाएगा। ये इसका एक बड़ा उद्देश्य है। इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि किस तरह से मानव संसाधन को मजबूत बनाया जाए। मानव संसाधन को मजबूत बनाया जाएगा और इसके लिए तमाम जो निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, अनुसंधान संस्थाएं हैं और शिक्षाविद हैं, उनके साथ जो सहयोग है उसको तो बढ़ाया जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही तमाम अन्य कदम उठाए जाएंगे। प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें, और कौशल विकास के अवसर देना भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। और इसके साथ ही एआई के साथ मौसम पूर्वानुमान और क्लाइमेट मॉडलिंग को बेहतर बनाना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। बेहतर बनाया जाएगा जिससे कि मशीन लर्निंग हो या डेटा साइंस हो या इस तरह के जो भी क्षेत्र हैं, उसमें अनुसंधान और विकास को इसमें बढ़ावा मिलेगा। और अनुसंधान और विकास को अगर बढ़ावा मिलता है तो उस क्षेत्र में कई मील आगे बढ़ा जा सकता है, जिससे कि वैश्विक मौसम हो, जलवायु ज्ञान हो और जलवायु परिवर्तन में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं उनमें जो योगदान है उसको बढ़ाना भी इसमें शामिल है। तो अपने आप में एआई के साथ चाहे मौसम जो है उसके जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें कई कदम आगे बढ़ना हो, वैश्विक सहयोग का विस्तार करना हो, या फिर सटीक और स्थानीयकृत मौसम पूर्वानुमान के लिए जो अत्याधुनिक तकनीकें हैं, एडवांस टेक्निक्स हैं, उनको लागू करना हो, वो भी इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा है। और इसके साथ ही मौसम के जो जोखिम है, मौसम संबंधी जो जोखिम है, उसके सक्रिय प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा को तैयार करना, उसको विकसित करना, वो भी इन कदमों में शामिल है, जिससे कि जो आपदा तैयारी है और जो उसका प्रतिक्रिया तंत्र है वो मजबूत किया जा सके। ये इसके प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की रणनीति तैयार करना, ये भी इसके अन्य कदमों में शामिल है, जिससे कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें जो सस्टेनेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके, उसको आगे किया जा सके। तो कई मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मिशन मौसम के शुभारंभ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मौसम सक्षम और जलवायु स्मार्ट भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्षों के समारोह के दौरान इस ऐतिहासिक पहल का अनावरण किया गया, जो मौसम विज्ञान और जलवायु अनुकूलन में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज और आईएमडी के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। भविष्य में भारत
मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। पीएम मोदी ने एक कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौसम विज्ञान किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां हजारों वर्ष पूर्व भी मौसम को लेकर अध्ययन किया गया। उन्होंने बताया कि वेदों, संहिताओं और सूर्य सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में मौसम विज्ञान पर काम किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि मौसम विज्ञान किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। पीएम ने कहा कि अब भूकंप के लिए चेतावनी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इस दिशा में काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह पर भारत मंडपम में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर के.जे. रमेश जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आईएमडी के हैं, और हमारे साथ हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य भी जुड़े हुए हैं। तपस, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे जानेंगे क्या कुछ कहा आज प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ आशय था। देखिए, सबसे पहले चीज तो जो उन्होंने कहा मिशन मौसम की बात की जा रही है, और हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि किस तरीके से ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जिस तरीके से एक 2000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, और इससे बहुत सारी चीजें आप सोचिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है, जो भारत के साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है उनको जरूरत है, आपके कोस्टल रीजन्स में कहिए, देश के कोने कोने में कहिए, या फिर बॉर्डर एरियाज में कहिए जहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। डॉक्टर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, के.जे. रमेश सर है, वो बहुत इस पे ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको बताता हूँ, डॉपलर रडार की बहुत बड़ी भूमिका होती है एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने की। तो डॉपलर रडार इस वक्त मेरे ख्याल से 35 से 36 के करीब डॉपलर रडार है। अगर ये कोशिश की जा रही है कि अगले 2 सालों में इनकी संख्या 100 के पार चली जाए। अगर 100 के पार चली जाती है तो इसका जो प्रेडिक्शन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जो एक एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। आपको याद होगा 10-15 साल पहले जब बात होती थी, ऐसी बात होती थी कि आईएमडी ने अगर ये कहा है तो शायद ये नहीं होगा, बारिश अगर प्रेडिक्शन दिया है तो धूप खिलेगी, या धूप का प्रेडिक्शन है तो बारिश को, इस तरीके के ऐसा बोला जाता था। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर हम खास तौर से देखें तो हमने देखा है कि किस तरीके से एक्यूरेसी प्रेडिक्शन में आई है, किस तरीके से हम लोगों ने जो साइक्लोन्स होते हैं उसको हमने प्रेडिक्ट किया है, उसका पाथ प्रेडिक्ट किया है। हमने बहुत सारे खुद साइक्लोन हम लोगों ने कवर किए हैं, उसमें हमने पता किया था कि कितना अहम भूमिका आईएमडी ने निभाया। वैसे ही हम सुनामी की बात बिल्कुल, करें, ये भूमिका कैसे आगे बढ़ेगी इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे मिशन मौसम, जिससे कि देश को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाएगा, किस तरह का लक्ष्य है, कैसे ये होगा, किस तरह से इसे देखते हैं? हाल ही में आप देखा है पिछले कुछ सालों में पूर्वानुमान का जो स्किल है वो बढ़ा है। बढ़ने की वजह से उसका बेनिफिट क्या दिखा है, साइक्लोन की पूर्वानुमान की वजह से लोगों को, जो वल्नरेबल लोग हैं उन लोगों को हम सेफ प्लेसेस में शिफ्ट करके लॉस ऑफ डेथ जो हज़ारों में होता था उसको जो है, और 40-50 कुछ साइक्लोन में, रिसेंट साइक्लोन में 0 डेथ वाला कैजुअलिटी टारगेट पे ले आए। वो ले आने के बाद और बाकी सीवियर वेदर है, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वो सब के लिए बहुत लोकल लेवल पे हेवी रेनफॉल हो जाता है, फ्लडिंग हो जाता है और फ्लैश फ्लड का क्लाउड बर्स्ट ऐसे हो जाता है। उसके लिए क्या था, कुछ बहुत एरिया में मौसम की 24
घंटे निगरानी वाला सिस्टम नहीं है। अभी निगरानी वाला सिस्टम जो है, अभी आपका रिपोर्टर भी कह रहा था, डॉपलर वेदर रेडार जो है 24 घंटा मौसम की निगरानी करती है और उसका रेडियस जो है क्षमता के अनुसार 80 से 100 किलोमीटर और 250 किलोमीटर की रेंज में जहाँ जहाँ इंस्टॉल किया हुआ है वो निगरानी होता है। उससे क्या होगा, जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग क्लाउड डेवलपमेंट हो गया, हेवी रेनफॉल आने की पॉसिबिलिटी डेवलप हो रहा है, इमीडिएटली वो डाटा लेकर मॉडल में डाल के उसकी पूर्वानुमान हो जाएगी। अब हिल स्टेट्स है फॉर एग्जांपल, हर वैली में एक एक शहर बसा हुआ है, बट हर वैली डॉपलर वेदर रेडार की नेटवर्क से जुड़ी नहीं है। अब अभी मिशन मौसम का पहला टारगेट है, जब टारगेट ये था कोई भी एक्सट्रीम वेदर है, सीवियर वेदर है, लोगों को और समाज को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, उसका पूर्वानुमान होना बहुत ज़रूरी है। जब होना है तो उसके लिए डिटेक्शन, मॉनिटरिंग सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम, निगरानी सिस्टम को पहले मजबूत करना है। उसकी वजह से अभी जो 39 डॉपलर वेदर रेडार्स है, उसकी जो है 2 साल के अंदर अंदर 125 से 130 डॉपलर वेदर रेडार्स का रेंज बढ़ाया जाएगा। और एयरपोर्ट्स में और अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में जहाँ जहाँ एक्सट्रीम वेदर होने की संभावना ज़्यादा है, रिसेंट ईयर्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उसकी ट्रेंड बढ़ी है, वहाँ जो है कंटिन्यूसली टेम्परेचर एंड विंड प्रोफाइल्स जनरेट करने का भी इंतज़ाम करेंगे। इससे क्या होगा, जहाँ पे भी सडन डेवलपमेंट हो गया, 6 घंटे के अंदर अंदर 40-50 सेंटीमीटर का रेनफॉल अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, वो सबका जो कंडीशंस को कैप्चर करने की क्षमता 365 डेज 24/7 का आ जाएगा। मॉडल्स तो ऑलरेडी है, डाटा जैसा आ गया, देन हाई स्पीड इंटरनेट बैंडविड्थ चाहिए, कहीं पे भी रिमोट हिमालयस में है, माप लिया तो डॉपलर वेदर रेडार का डाटा 10-15 मिनट में हमारी मॉडलिंग सेंटर में आना चाहिए। मॉडलिंग सेंटर में जैसा आ गया, फिर नेक्स्ट 6 घंटे का 12 आवर्स का फोरकास्ट हो जाएगी। उसको पहुंचाने का जो जहां लोगों को जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाएगा, जिसके ऊपर प्रभाव होगा उनको पहुंचाने के लिए हमारे पास सचेत बोल के ऑलरेडी एक प्रणाली है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमेश, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी है जिसके उपयोग पर काफ़ी बल दिया गया है, इससे जो भविष्यवाणी है वो तो सटीक होने की बात है ही, जो प्रबंधन है वो किस तरह से इसे किया जाएगा जिससे कि जो लास्ट मील कनेक्टिविटी है वो मेंटेन हो पाए, और इसमें जो है एडवांस टेक्नोलॉजी किस तरह से विकसित करने के प्रयास भी हो रहे हैं, क्या कुछ नया लाया जा रहा है? सचेत जो है अभी जो पूर्वानुमान को, अलर्ट्स को इमीडिएटली 1-2 मिनट के अंदर अंदर जो इम्पैक्ट होने की रीजन में जो एक्टिव सेल फोन्स है वहाँ तक पहुँचाने का इंतजाम अभी सचेत के रूप में प्रणाली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, NDMA ने बना ली है। बट उसके अंदर जो नेटवर्क की प्रॉब्लम, कभी भी सेलफोन नेटवर्क ज़्यादा बिजी हो जाता है तो ये जाने की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, देन कॉल ड्रॉप जैसा हो जाता है, इसमें भी मैसेजेस भी ड्रॉप हो जाते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट बोल के एक दूसरा ऑप्शन है, उसको अपनाना है। उसके अपनाने की, उसके स्कीम को लागू करने का भी स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है। बट ऊपर से जब इतना डाटा रेगुलरली आएगा, इतना डाटा, इतना मॉडल्स चलाना पड़ेगा, अब जो है सिटी लेवल पे भी कराना पड़ेगा। सपोज बॉम्बे में डेवलप हो रहा है ऐसी स्थिति, बॉम्बे के लिए मॉडल चलाना पड़ेगा। चेन्नई में हो रहा है, चेन्नई के लिए मॉडल चलाना पड़ेगा। अमरनाथ यात्रा के लिए होगा तो अमरनाथ यात्रा रूट पे अलग अलग क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग करना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड उससे क्या है, इम्पैक्ट लोगों का, जो एक्सट्रीम वेदर डेवलप हो रहा है उसका असर क्या होगा, ग्राउंड पे इम्पैक्ट क्या होगा, उसको माप करके प्रिपेयर्डनेस जो है, सेफ्टी मेजर्स, रेस्पॉन्स मेजर्स प्लान करना है। इसलिए व्हाट वेदर विल बी, हम फोरकास्ट करते थे क्या वेदर होगा, पूर्वानुमान क्या होगा, उससे जो है मिशन मौसम का टारगेट है पहले बदलाव लाना है।
उससे नुकसान क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, लोगों पे क्या होगा, सोसाइटी पे क्या होगा, बिजनेस पे क्या होगा, हाँ ट्रैफिक पे क्या होगा, एक्टिविटी पे क्या होगा। और इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत ज़रूरी है रिसर्च, इनोवेशन, और इस क्षेत्र में जो है जो निजी पार्टनरशिप है उसको भी बढ़ावा देना, उस पर भी बात की जा रही है, वो कितना इम्पैक्टफुल साबित होगी? हाँ, निजी क्षेत्र का इम्पैक्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी, जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है एंड देन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इवन सेंसर टेक्नोलॉजी भी, IoT आके सेंसर टेक्नोलॉजी भी, नए नए सेंसर्स आ रहे हैं, जल्दी डाटा आएगा, डाटा सेंटर में क्लाउड में आएगा। वो टेक्नोलॉजी जो है हम इंडस्ट्री के साथ काम करके डेवलप कराने की मेहनत कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स में पर्टिकुलरली एयरपोर्ट नंबर इज़ इंक्रीजिंग, हर 6 महीने में 10 15 नया एयरपोर्ट बन रहे हैं आज की डेट में, पिछले 4-5 सालों में। उसके लिए भी एयरपोर्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। और डॉपलर वेदर रेडार फॉर एग्जांपल पहले इंपोर्ट करते थे हम, अब लास्ट 5-6 ईयर्स में इंडियन कंपनीज जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की आत्मनिर्भरता वाली अप्रोच के थ्रू इंडिया में ही डॉपलर वेदर रेडार बन रहे हैं वर्ल्ड क्लास की। सो इसकी वजह से जल्दी हम प्रोड्यूस करके हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ये सब हो रहा है। उसके साथ साथ जितना डाटा मिलेगा उसको प्रोसेस करने के लिए, मॉडलिंग में फोरकास्ट जनरेट करने के लिए भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ाना चाहिए। अभी हाल ही में सरकार ने इसी साल, इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्यूटिंग पावर की परफॉर्मेंस बढ़ी है। और मिशन मौसम के अंदर सिटी स्केल में मॉडल चलाना पड़ेगा, वैली स्केल में मॉडल चलाना पड़ेगा, इसलिए कंप्यूटर की क्षमता भी और बढ़ेगी इसी मौसम मिशन के अंदर। बिल्कुल, जो क्षमता विकास है वो भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। तपस, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप कंटिन्यूअस इसको कवर कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये जो क्षमता विकास कार्यक्रम है इस पर काम हो रहा है, और ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जब ये और ज़्यादा सटीक हो जाएगा तो वो प्रभावित होंगे पॉजिटिवली। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले केजी रविश सर ने बात की कि किस तरीके से प्राइवेट एक तरह से लोग आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग आ रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एग्जीबिशन में थे तो एक मेक इन इंडिया एक कंपनी के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने बात किया, इंटरेक्शन किया। वो कंपनी पहला ये जो डॉपलर रडार, हम बार बार बात करें डॉपलर रडार की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉपलर रडार का पहले चाइना या यूएस से इंपोर्ट किया जाता। आज के डेट में ये पूरा का पूरा जो रडार प्रणाली है, सी बैंड रडार प्रणाली है, ये खुद ये बनाया जा रहा है, रडार डोम बनाया जा रहा है। ये रडार डोम इसलिए क्योंकि कभी जब साइक्लोन होता है या हवा तेज होती तो अगर खाली है तो ये इस तरीके के जो रडार है इनको ये जल्दी खराब होने की उम्मीद होती है, या ये टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। अब ये एक रडार डोम बनाया था, ये पूरा कवर होता है उस तरीके से, तो ये बनाया जा रहा है मेक इन इंडिया के तहत। तो ये पहले आज से 10 साल पहले इस तरीके का सोच नहीं थी। बिल्कुल, इस क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है उस पर भी काम किया जा रहा है और वो बढ़ रही है। डॉक्टर रमेश, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं कि इसका प्रभाव होगा, आम आदमी को इससे कितना फ़ायदा होगा। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको तो सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कृषि क्षेत्र है, जो जल संसाधन है, और भी कई ऐसे वाइड एरियाज हैं जो कवर किए जाएंगे इससे। क्लाइमेट चेंज का जो मेन इम्पैक्ट है, कुछ दिन बारिश होगा, वेट स्पेल होगा, कुछ दिन उसके बाद ड्राई स्पेल रहेंगे, 1 हफ्ता 10 दिन। अगर जो रेनफेड एग्रीकल्चर जहाँ होता है, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड सीरियल्स का जो सिंचाई और खेती होती है, वहाँ जो है क्रिटिकल क्रॉप साइकिल में जब बारिश की ज़रूरी है क्रॉप के लिए, उस समय बारिश आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने देर के बाद आ रहा है। सो पूर्वानुमान ये उस फार्मर को उस फील्ड में, उस पंचायत में देने से वो अपना हिसाब से तैयारी कर सकता है। 1 हफ्ते पहले अगर ये सूचना दी जाएगी अगले हफ्ते आपको बारिश नहीं आएगी, देन जो फर्टिलाइजर डालना है वो रोकेगा, थोड़ा साइल में मॉइस्चर आने के बाद वो करेगा। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस का प्लानिंग के लिए फील्ड लेवल पे ये तो बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। दूसरा जो है रिजर्वायर्स का, सो सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलके 156 रिवर बेसिन्स में हमारा रेनफॉल मॉनिटरिंग फोरकास्ट होता है डेली बेसिस पे। उनको सेंट्रल वाटर कमीशन को ये बताया जाता है हर आज से अगले 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक हर एक सब बेसिन में बारिश के रूप में कितना पानी आएगा, कितना वॉल्यूम्स का पानी आएगा, लीटर्स का पानी, मिलियन लीटर्स का पानी आएगा, और उस पानी जो है जो रिजर्वायर पे, किस रिजर्वायर पे इनफ्लो बढ़ेगी, स्टोरेज इनफ्लो, उससे क्या हो जाएगा, अगर रिजर्वायर ऑलरेडी ज़्यादा स्टोरेज में होगा तो आने वाला पानी के लिए पहले ही रिलीज़ करके
थोड़ा एडिशनल स्टोरेज बढ़ाने के, रिजर्वायर मैनेजमेंट में भी काम आएगा। एंड देन सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंस है वो फ्लड वाटर, जब रिजर्वायर सब भर गया है फिर फ्लड फ्लो कैनाल्स बोल के आजकल बन रहे हैं। ज़्यादा पानी आ गए तो फ्लड फ्लो कैनाल, जब फ्लड आएगा तभी अलग से चैनल बना के वो लोकल में जो टैंक्स है वो सब भरने का प्रभावी प्रणाली भी साउथ की स्टेट्स में बन रहे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा में। सो ये सब प्लानिंग के लिए, रेगुलेशन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर समुद्र में नहीं जाना चाहिए। जितना हो सकता है उतना उसको होल्ड करके हम फ्यूचर के लिए यूज़ करना है। अगले समर में फिर पानी की किल्लत आएगी, इसलिए स्टोरेज बढ़ाना है। समर स्टोरेज टैंक बोल के दूसरा मैकेनिज्म शुरू हुआ है। पानी एक्स्ट्रा आ गए तो समर स्टोरेज टैंक में पानी भर के रखेंगे। इस तरह का वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो होता है उसका भी काफ़ी प्रभावशाली मदद मिलेगी। और एक बार समर टैंक भर गया लोकल एरिया में, फिर साथ में जो बोरवेल्स है वो लोकल वेल्स है, सब में पानी आ जाएगा। जो पानी की डेफिसिट जो समर में रहेगी उसको दूर करने का भी इससे सपोर्ट मिलेगी। सबसे ज़्यादा एविएशन, ट्रांसपोर्ट, रेलवे एंड पब्लिक हेल्थ। अगर बारिश और नमी ज़्यादा हो गए तो डेंगू, चिकनगुनिया, ये वाटर बॉर्न डिसीजेस, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस की ज़्यादा चांस होती है। अब पब्लिक हेल्थ से भी हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ काम करके इसकी जो पूर्वानुमान, इंसिडेंट्स की, डेंगू की पूर्वानुमान, कहाँ कहाँ डेंगू आ सकती है, अगर एक हफ्ते पहले पॉसिबिलिटीज़ बताया जाता है, वो क्षमता है ऑलरेडी, वो होता है, फिर तो इंसिडेंट्स जो डेंगू बनने का चांस ही खत्म कर सकते हैं, छिड़काव, वो स्प्रे वगैरह करके। So, ये कृषि की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और जल संसाधनों की बचत की दृष्टि से भी। तपस, आपके पास आना चाहेंगे। आज का जो ये कार्यक्रम था और मिशन मौसम है, इसमें कई देशों को शामिल किया गया है। कितना महत्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका और इसमें भारत का कितना योगदान रहेगा? देखिए, डायरेक्टली तो भारत इस वक्त 10 से 12 जो कंट्रीज है आसपास, उनको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आईएमडी जैसी कैपेबिलिटीज बाकी जो आसपास के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो और भी देश है, आप कहिए बांग्लादेश कहिए, श्रीलंका कहिए, मालदीव कहिए, या फिर पाकिस्तान कहिए, आसपास के जितने भी कंट्रीज है, इनके पास ये नहीं है। तो ये सारी तकनीक, सारी इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन जाता है, ये सारा इनको शेयर किया जाता है, इनको बताया जाता है। और ये एक आज एक और अहम चीज हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक 2047 आईएमडी का एक विजन डॉक्यूमेंट भी बताया गया। किस तरीके से आईएमडी अमृत काल में आगे बढ़ेगा, किस तरीके से देश को आगे लेके जाने बिल्कुल की एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर रमेश से भी ले लेते हैं। सर, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये वैश्विक सहयोग का विस्तार करने का भी एक बड़ा रोड मैप है, ये कितना अहम हो जाता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की बात करते हैं, या विभिन्न क्षेत्रों में जब हम सस्टेनेबल प्रोसेसेस को आगे ले जाने की बात करते हैं? अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्लाइमेट एक्शन जो है, जो क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स की जो इम्पैक्ट है, एडवर्स इम्पैक्ट है, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्लाइमेट एक्शन अडाप्टेशन प्लान्स बनाए जाते हैं हर सेक्टर का, वाटर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, पब्लिक हेल्थ हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो। जब लोगों का झेलने की क्षमता, प्रकोप से झेलने की क्षमता बढ़ जाती है, फिर ऑटोमेटिकली रिस्क कम हो जाता है, डैमेज कम हो जाता है, पर्सनल लॉस हो, कम्युनिटी लॉस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो, लाइफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो रेजिलिएंट बन जाता है। तो सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट बन जाता है, तो जितना भी स्ट्रॉन्गर इवेंट बने आगे आने वाली दशकों में, फिर उसका जो है डैमेज करने की पोटेंशियल होते हुए भी उसको झेलने की क्षमता हमारे पास आ जाएगी। उसके साथ साथ क्लीन वाटर, क्लीन एयर, फर्टाइल सॉइल रहने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आ जाएंगे। हेल्थ वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, या वाटर वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, लाइवलीहुड्स प्रोटेक्शन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके लिए भी इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, तमाम ऐसे गोल हैं जिसमें देश के साथ साथ जो वैश्विक लक्ष्य हैं उनको हासिल करने में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया तपस, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बताते हैं हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस की पूर्व संध्या पर सुनते हैं भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये संदेश। आप सुनिए ये संदेश, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस 77वें सेना दिवस के शुभ अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जवान, डिफेंस सिविलियंस, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं उन सभी साथियों को
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता, साहस और त्याग सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं भारतीय सेना और देश के सभी नागरिकों की तरफ से सभी वीर नारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आश्वासन देता हूं कि हम सब आपके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं। आप सभी ने भारतीय सेना पर विश्वास जताया है और हर कदम हमारे साथ खड़े रहे हैं। यह हमें प्रोत्साहन प्रदान करता है और हमें कर्तव्यपरायणता के लिए और भी प्रेरित करता है। भारतीय सेना साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। हमारे सैनिक न केवल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अडिग हैं, परंतु राष्ट्र के निर्माण में भी सरकार के साथ मिलकर अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश की प्रगति के लिए स्थिर और सुरक्षित वातावरण का होना आवश्यक है और इस उद्देश्य की प्राप्ति में भारतीय सेना का महत्वपूर्ण योगदान है। यह सुरक्षित वातावरण विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में राष्ट्र के सामूहिक प्रयास को और मजबूती प्रदान कर रहा है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता कायम रखने के लिए हमारे वीर सैनिक विषम परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हैं। सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान से लेकर रेगिस्तान के 50 डिग्री से ऊपर की तपती गर्मी में हमारे सैनिक दृढ़ता के साथ साल के 365 दिन 24/7 तैनात हैं। चाहे उत्तर पूर्व के घने जंगलों में संचालन हो या हमारी सीमाओं पर कठिन इलाकों में गश्त, हमारे सैनिकों की प्रतिबद्धता अडिग रहती है। हमारी सेना सिर्फ सीमा की रक्षा ही नहीं करती है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अथक प्रयास कर रही है। भारतीय सेना के अथक प्रयासों की वजह से जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में सुधार हुए हैं। पिछले 7 वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में 91% की गिरावट दर्ज की गई है। गत वर्ष हमने 67 आतंकवादियों को मार गिराया। साथ ही हमने अवाम के अमन और खुशहाली के लिए भी अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया। मणिपुर में सेना की 140 टुकड़ियों की तैनाती से 37,000 विस्थापित लोगों को बचाया गया है और तकरीबन 6,000 लूटे गए हथियारों में से 50% हथियारों को पुनः जब्त किया गया है। चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या अन्य प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रति हमारा समर्पण अटूट है। पिछले वर्ष 14 राज्यों में 83 टुकड़ियों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तैनात किया गया। हमारे इंजीनियर टास्क फोर्स ने आपदाओं के दौरान आवश्यक बुनियादी निर्माण कार्य को अंजाम दिया। राहत कार्य के दौरान 30,000 नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व मंच पर वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों के आधार पर भारतीय सेना शांति और शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक होने के नाते हमारे 5,000 से ज़्यादा सैनिक विभिन्न संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं। हम शांति, न्याय और मानवता के मूल्यों को बनाए रखते हैं, इसलिए हम विश्व के चहेते कहलाते हैं। निरंतर बदलते सुरक्षा परिदृश्य को संबोधित करने के लिए हमने इस दशक को परिवर्तन के दशक के रूप में अपनाया है। यह पहल आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण पर आधारित है और आधुनिक, कुशल और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। 2024 और 2025 को टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। हम अपने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं और उनके परिवारजनों के प्रति प्रतिबद्धता जताते हैं, जो भारतीय सेना के 1.3 करोड़ लोगों के विस्तारित परिवार का हिस्सा हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें तथा समस्याओं का उपयुक्त समाधान करें। भारतीय सेना सदैव हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अडिग खड़ी है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। जय हिंद।